स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडएक्सेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल। तो स्टूडेंट्स, फॉर ऑल 10th बोर्ड एस्पिरेंट्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग एनसीईआरटी डी कोड। इस एनसीईआरटी डी कोड में हम क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के डिटेल लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, विच विल इंक्लूड योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टॉपिक्स इन डिटेल। Students, so the course will start on 2nd October and it will finish by 12th November. What are the key features of the course, students? इस कोर्स में हम एनसीईआरटी को हाईलाइट करेंगे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, समझाएंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, विच विल इंक्लूड योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल प्लानिंग हमने कर ली है, आप यहाँ देख सकते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स बिल्कुल प्लान तरीके में हम कवर करवाएंगे बच्चों। ये कोर्स प्लानर जो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से जुड़िए एकेडएक्सेल के साथ और अपनी बोर्ड्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज जो लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो जब अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों, तो हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे, क्या क्या हमारी लर्निंग होगी। वी विल लर्न अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, वी विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड एनिमल्स, वी विल स्टडी अबाउट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, हार्ट, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपके शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट सब टाइप के क्वेश्चंस यहां पर प्रेजेंट होंगे बच्चों। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सेम मेथड से पढ़ेंगे बच्चों, चीजें हाईलाइट करते चले जाएंगे और साथ साथ में नोट्स बनाते चले जाएंगे, और जो पार्ट अंडरस्टैंडिंग का होगा वहीं पर नोट्स बना लेंगे साइड में। तो प्लीज मेरे साथ अपनी एनसीईआरटी खुली रखो बच्चों, हाइलाइटर साथ रखो, नोट्स की कॉपी साथ रखो, ताकि आपका चैप्टर जो है वो मेरे साथ ही पूरा प्रिपेयर हो जाए। तो अब बच्चों, अपन ट्रांसपोर्टेशन से क्या समझते हैं। जो वर्ड ट्रांसपोर्टेशन है, उसका मतलब होता है मूवमेंट होना। इसका मतलब है मूवमेंट होना। चीजें जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगी, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों, ये प्लांट्स और एनिमल्स में वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है, और एक एक करके अपन इसी को अब समझेंगे। तो चलिए हाईलाइट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स फर्स्ट टॉपिक देती है एनसीईआरटी, और सीधे ही एक्टिविटी दे देती है और बोलती है, विजिट अ हेल्थ केयर इन योर लोकेलिटी and find out what is the normal range of hemoglobin content in human beings. Is it same for children and adults? Is there any difference in hemoglobin levels for men and women? Visit a veterinary clinic in your locality. Find out what is the normal range of hemoglobin content in an animal like buffalo or cow. Is this content different in calves, males and female animals? Compare the difference seen in male and female human beings and animals. How would the difference इफ एनी बी एक्सप्लेन। तो यहां पर एनसीईआरटी ने धड़ाधड़ एकदम बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ऊपर दाग दिए हैं, भेज दिए हैं बच्चों। तो यहां पर सबसे पहले अगर अपन देखें हीमोग्लोबिन, सो हीमोग्लोबिन चीज जो है एक प्रोटीन है, इसको अपन ने लास्ट टॉपिक जहां पर अपन ने रेस्पिरेशन पढ़ा था वहां देखा था। तो हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन का हीमोग्लोबिन कंटेंट हमेशा अडल्ट के हीमोग्लोबिन कंटेंट से ज्यादा होगा। मेल का हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो फीमेल के हीमोग्लोबिन कंटेंट से ज्यादा होगा। मेल के केस में जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो अराउंड 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर है, वेरएज फीमेल के केस में ये 12 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर है, और बच्चों का हीमोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होता है। ओके, नाउ वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स, ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड, ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडीज। तो ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों, जो भी फूड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हुआ है उसे अब्सॉर्ब करके सर्कुलेट करने का काम करता है पहला। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। इन क्लास 9th वी हैव लर्न्ड अबाउट
ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हाईलाइट करेंगे ब्लड क्या है बच्चों, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो, साइड में लिख लो ताकि याद रहे, भूलो नहीं। Blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended. Plasma transports food, carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form. Oxygen is carried out by red blood corpuscles. Many other substances like salts are also transported by the blood. We thus need a pumping organ to push the blood around the body, a network of tubes to reach out all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. तो यहां पर एनसीईआरटी ने बहुत सारी बातें बोल दी हैं बच्चों, अपन एक एक कर इसको स्टडी करते हैं और नोट्स बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी यहां पर बोल रही है कि humans have a well defined सर्कुलेटरी सिस्टम, और उस सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है बच्चों, it includes blood, it includes blood vessels, and it includes a pumping organ which is the हार्ट। तो हार्ट क्या है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, और ये तीन चीजें मिलाकर क्या बना रही है बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही है। अब यहां पर होता क्या है, इस चीज को समझो। हमारी बॉडी में कोई भी चीज जो सिंथेसाइज हुई है, एनीथिंग विच इज सिंथेसाइज्ड, एनी मटेरियल जो यहां पर सिंथेसाइज हुआ, इसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फॉर फ्यू पर्पसेस। अब वो पर्पसेस क्या होंगे देखो, it is transported where it is used, it is transported where it will be stored, it will be transported if it is to be excreted। तो कोई भी चीज कहीं पर भी सिंथेसाइज हुई है, दैट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट का साइट ऑफ सिंथेसिस से, साइट ऑफ सिंथेसिस से आप उसे मूव कर रहे हो ऐसी लोकेशन पे जहां पर आप उसे यूज करोगे, ऐसी लोकेशन पे जहां पर आप उसे स्टोर करोगे, या ऐसी लोकेशन पर जहां से आप उसे बॉडी के बाहर भेज दोगे, दैट मीन्स आप उसका एक्सक्रीशन करोगे। तो इस मूवमेंट के लिए आपको एक वेल डिफाइंड सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, और जो वेल डिफाइंड सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है बच्चों, वो ही सर्कुलेटरी सिस्टम है। और यहां पर तीन कंपोनेंट्स है, ब्लड के मीडियम से ये मूव करेंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करेंगे, और एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट है जो कि ब्लड को पुश करेगा इनटू आर्टरीज, एंड इट इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। सो दिस इज द बेसिक आउटलाइन। अब अपन यहां पर बात करेंगे बच्चों ब्लड की। सो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन यहां देखेंगे, जो एनसीईआरटी आपको समझा रही है, दैट इज द ब्लड। ब्लड क्या है बच्चों, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, it is the softest connective tissue,
कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड को अगर अपन देखें बच्चों, तो यहां पर दो चीजें प्रेजेंट है बच्चों, एक है प्लाज्मा और एक है सेल्स। और इन्हीं सेल्स को बच्चों क्या बोला जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोला जाता है। तो अगर आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिखो तो भी ठीक है, और अगर आप सेल्स लिखते हो तो भी यहां पर गलत नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली राइट। अब ये जो प्लाज्मा है बच्चों, दिस प्लाज्मा फॉर्म्स 50% ऑफ ब्लड। प्लाज्मा जो है 55% ऑफ ब्लड बनाता है, और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये 45% ऑफ ब्लड बनाते हैं। ये आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। प्लाज्मा जो है इट इज द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, और इसका 91 से 92% हिस्सा जो है बच्चों वो क्या है, इट इज बेसिकली वाटर। तो प्लाज्मा का मेन कॉम्पोजिशन क्या है, प्लाज्मा मेनली कंप्राइजेज ऑफ वाटर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बच्चों तीन सेल्स प्रेजेंट है, आपको मालूम है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एनसीईआरटी यहीं पर प्लाज्मा के फंक्शंस को खत्म कर देती है कि प्लाज्मा जो है इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, helps in transportation of carbon dioxide, helps in transportation of excretory waste, helps in transportation of salts and other inorganic ions। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया आपकी किस पार्ट ऑफ एनसीईआरटी का। यहां पर आप अगर दोबारा देखो बच्चों, मेरे साथ दोबारा अगर आप इसे रीड करोगे, सो द फ्लूइड मीडियम कॉल्ड द प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिसॉल्व फॉर्म, ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ये अपन रेस्पिरेशन में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि आरबीसी जो है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। तो यहां तक जो है वो पूरे नोट्स अपन यहां पर कंप्लीटली कवर कर चुके हैं बच्चों। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर ये सारे नोट्स आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पर आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा के फंक्शंस यहां पर कंप्लीट हो गए बच्चों। यहां पर फूड भी लिख सकते हो आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी क्या पढ़ा रही है। हाईलाइट करते जाओ बच्चों, नोट्स आपके साथ बनाते चले जाओ। आर पंप द हार्ट, जैसे वाटर को पंप करने के लिए एक पंपिंग स्टेशन प्रेजेंट होता है, वहां से वाटर जो है उसकी सप्लाई की जाती है और हमारे घरों तक पानी पहुंचता है बच्चों। एग्जैक्टली वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक पंप प्रेजेंट है, और उस पंप को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द हार्ट। हिंदी में आप जिसे दिल बोलते हैं। द हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। तो हमारा हार्ट एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, और कितना बड़ा है, आपकी बंद मुट्ठी के जितना उसका साइज है। इट इज एज बिग एज आवर क्लोज्ड फिस्ट। तो इतना बड़ा साइज है आपके दिल का। आप भी मुट्ठी बना के देखो कितना बड़ा है आपका दिल। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. तो यहां पर एनसीईआरटी ने क्या बोला बच्चों, इसको मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करती हूं, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हार्ट के बारे में पता होनी चाहिए उसके मैं नोट्स बनवाती हूं।
साथ में बच्चों ये जो डायग्राम आपको हार्ट का दे रखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं आपको सारे नोट्स लिखवा देती हूं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स है इस चैप्टर को याद करने की, वो भी मैं आपको नोट्स फॉर्म में लिखवा देती हूं। फिर लास्ट में अपन इस डायग्राम को यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं हार्ट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूं बच्चों, जिससे ये चैप्टर आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा। हार्ट क्या है? इट इज अ मस्क्यूलर फिर जो ह्यूमन हार्ट है बच्चों, इट इज लोकेटेड इन द thoracic cavity बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में हमारा हार्ट जो है वो प्रेजेंट है और थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। थोरैसिक कैविटी वो कैविटी होती है बच्चों जो डायफ्राम के ऊपर की साइड पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब वापस से लिखेंगे ह्यूमन हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेम्बर्स। ह्यूमन हार्ट कितना चेम्बर्ड है? 4 चेम्बर्स ह्यूमन हार्ट के पास प्रेजेंट है बच्चों, जिसमें अपर 2 चेम्बर्स है और लोअर 2 चेम्बर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ उसी पैराग्राफ के नोट्स लिखवा रही हूं बच्चों जो अभी अपन ने एनसीईआरटी से रीड किया, क्योंकि एनसीईआरटी की सबसे खास बात है वो कि कम शब्दों में बहुत गहरी बात बोल जाती है, उसी को अपने को यहां पर क्या करना है बच्चों? डिकोड करना है। 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड एज, अपर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया, या आप इसे ऑरिकल भी लिख सकते हो, 10th क्लास तक कोई दिक्कत नहीं आती है। लोअर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। ये जो एट्रिया है यहां पर, इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एट्रिया एंड इट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एट्रिया। ऐसे ही वेंट्रिकल्स डिवाइडेड है बच्चों, राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। दैट मींस अब अपने पास अपर 2 चेम्बर्स आ गए। अपर 2 चेम्बर्स कौन से कहलाए जाएंगे बच्चों अपने? नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। राइट एंड लेफ्ट एट्रिया forms the upper chambers and right and left ventricle forms the lower chambers। ठीक है, तो 2 अपर चेम्बर हो गए, 2 लोअर चेम्बर हो गए, दैट मीन्स हमारे पास टोटल 4 चेम्बर हो गए। सो ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। और 4 चेम्बर्ड हार्ट का बच्चों फायदा क्या है? 4 चेम्बर्ड हार्ट का फायदा है दैट देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट रहता है। यहां पर मैं नोट लगाकर लिख देती हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood।
तो 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है वो प्रिवेंट करेगा मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मैमल्स को प्रेजेंट है ओवर अदर एनिमल्स। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है और आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी एमसीक्यूज करने में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में, याद रखना बच्चों, राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट में कौन कौन आया बच्चों? राइट एट्रिया एंड राइट एट्रिया आया और राइट वेंट्रिकल। दे कंसिस्ट ऑफ, राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्रेजेंट होगा। वेयर एज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, which is left atria and left ventricle, इसके पास कैसा ब्लड होगा बच्चों? इट विल कंसिस्ट ऑफ, इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट के पास हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के पास हमेशा और हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। ये बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों? तो फर्दर यहीं पर ऐड करेंगे और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे कि चाहे राइट एट्रिया हो चाहे लेफ्ट एट्रिया हो, एट्रिया हमेशा जो है, एट्रिया हमेशा जो है ये कैसे होंगे बच्चों? ये हमेशा रिसीविंग चेंबर्स होंगे, ये हमेशा ब्लड रिसीव करेंगे। राइट एट्रिया, अब मैं आपसे बोलूं तो राइट का मतलब डीऑक्सीजनेटेड, एट्रिया का मतलब क्या हो गया? ये ब्लड को रिसीव करेगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं लेफ्ट एट्रिया, तो लेफ्ट का मतलब हो गया ऑक्सीजनेटेड और एट्रिया का मतलब हो गया कि ये ब्लड को रिसीव करेगा। वेंट्रिकल्स क्या होंगे बच्चों? वेंट्रिकल्स क्या होंगे बच्चों? ये पंपिंग चेंबर होंगे, ये ब्लड को पंप करेंगे। अब मैं अगर आपसे बोलूं राइट वेंट्रिकल, तो राइट का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वेंट्रिकल है तो ये ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। ठीक, अब मैं अगर आपसे बोलूं लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट का मतलब हो गया ऑक्सीजनेटेड, वेंट्रिकल का मतलब हो गया पंप करना, तो ये भी ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। यहां तक इतनी इंफॉर्मेशन आपको बच्चों समझ में आनी चाहिए और यही लिखा है एनसीईआरटी ने इस पूरे पैराग्राफ में। ठीक है, मैं वापस एक बार रीड कर देती हूं। बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। द हार्ट हैज डिफरेंट चेंबर्स टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। The carbon dioxide blood has to reach to the lungs for carbon dioxide to be removed, and oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. तो देखो यहां पर देखते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं बच्चों। आपको सिस्टम बनाना बहुत अच्छा लगता है तो मेरे साथ बनाओ एक सिस्टम। ये हमारे बॉडी के सेल्स है, ठीक है। ये बॉडी के सेल्स कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स इन सेल्स के पास क्या प्रेजेंट है बच्चों? इन सेल्स के पास प्रेजेंट है CO2। इन सेल्स के पास प्रेजेंट है CO2। ये CO2 ये अपना किसके अंदर डालेंगे बच्चों? ये अपना CO2 डालेंगे वेन्स के अंदर। ये ब्लड वेसल्स अभी अपन समझेंगे। तो इन्होंने अपना CO2 डाल दिया कहां पर बच्चों? वेन्स के पास डाल दिया। वेन्स पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर चली गई हमारे पंपिंग चेंबर के पास, और पंपिंग चेंबर कौन है? हमारा हार्ट। ठीक है, हार्ट ने इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, हार्ट ने इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को किसके पास भेजा बच्चों? इसको भेजा
लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स अपन पढ़ चुके हैं, लंग्स में एल्वुलाई है, वहां पर एयर का एक्सचेंज होगा। अब ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, अब ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहां पहुंचेगा, हार्ट के पास पहुंचेगा, और हार्ट इसे पंप कर देगा किसके पास, हमारे बॉडी सेल्स के पास। सो ये पूरा मैकेनिज्म जो है ये चलता है बच्चों। अब यहां देखते हैं, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गया हार्ट के पास, हार्ट ने भेजा लंग्स के पास, ये ब्लड भी कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स ने इस ब्लड को क्या किया बच्चों, ऑक्सीजनेट किया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहां पहुंच गए, हमारे बॉडी टिश्यू के पास। तो यहां से आया ऑक्सीजन और यहां से गया CO2, और ये पाथवे जो है ये बार बार रिपीट होता चला जाता है। अब यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझो, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट के पास गया तो ये कौन से चेंबर ऑफ द हार्ट के पास गया बच्चों, ये गया आपके राइट एट्रिया के पास। किसके पास गया, राइट एट्रिया के पास, थ्रू टू बिग वेन्स, दो बड़ी वेन्स की सहायता से ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी राइट एट्रिया तक पहुंचा। और दो बड़ी वेन्स हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। दे ट्रांसपोर्ट deoxygenated blood from the body to राइट एट्रिया। सारा ब्लड जब राइट एट्रिया के पास आ गया तो ये राइट एट्रिया अपना ब्लड भेजता है किसके पास बच्चों, राइट वेंट्रिकल के पास। किसके पास भेजेगा, राइट वेंट्रिकल के पास भेजेगा। अब राइट वेंट्रिकल है, दैट मींस ये क्या हो गया, एक पंपिंग ऑर्गन हो गया। ये राइट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड भेजेगा किसके पास, लंग्स के पास। ये राइट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड किसके पास भेज रहा है बच्चों, लंग्स के पास भेज रहा है, विद द हेल्प ऑफ एन आर्टरी विच इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। एक आर्टरी की सहायता से ये राइट वेंट्रिकल जो है ये अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां भेज रहा है, लंग्स के पास भेज रहा है। तो मैं यहां लिख देती हूं, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। दूसरे कलर से लिख देती हूं बच्चों ताकि आपको क्लियरली दिखे। ब्लू से लिख देती हूं, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल सेंड्स द ब्लड टू द लंग्स। अब ये ब्लड जब लंग्स के पास पहुंचा तो ये ऑक्सीजनेट होकर वापस से हार्ट के पास आया। अब आप खुद सोचो, मन में एक बार सोचो कि हार्ट के कौन से चेंबर के पास आएगा, सोचो ये आएगा आपके लेफ्ट एट्रिया के पास। किसके पास आएगा, लेफ्ट एट्रिया के पास आएगा। और यहां पर कौन सा ब्लड वेसल उसे लेकर आएगा, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड from lungs reaches the heart with a blood vessel which is pulmonary vein। तो पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से गया, पल्मोनरी वेन की सहायता से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आ गया। लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड कहां जाएगा बच्चों, लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास।
लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यू के पास पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी विच इज कॉल्ड एज द एओर्टा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल reaches the body tissue with the help of aorta। तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया कहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया जा रहा है, कहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया जा रहा है, और साथ साथ में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स यहां पर इन्वॉल्व है। अब यही चीज बच्चों अगर अपन इस डायग्राम के साथ कोरिलेट करके देखो तो आप मेरी बात के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग रखोगे। तो आप ये देखो, सुपीरियर वेना कावा, ये वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, ये क्या लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये क्या लेकर आएगी बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये आ गया कौन से चेंबर में आया, राइट एट्रियम में आया। सो ये आ गया राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम क्या करेगा, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मेरे साथ साथ एनसीईआरटी में लिखते चले जाओ ताकि याद रहे। सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां जाएगा बच्चों, राइट वेंट्रिकल के पास चला जाएगा। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को कहां भेजेगी बच्चों, अब ये भेजेगी इसको लंग्स के पास विद द हेल्प ऑफ एन आर्टरी, और वो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये देखो, ये ब्लड यहां से जा रहा है, अगर आप मेरे एरो को देख पा रहे हो तो ये आ गई पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज के साथ ही लिख दो ट्रांसपोर्ट्स deoxygenated blood from हार्ट टू लंग्स, और हार्ट का भी कौन सा चेंबर है, राइट एट्रियम। ठीक है, लंग्स में ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेट होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से पार्ट ऑफ द हार्ट के पास आएगा बच्चों, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के पास आएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। ये रही पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के लिए लिख दो सेंड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम के पास आ गया बच्चों सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहां भर गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भर गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी निकल रही है जिसका नाम है एओर्टा, और ये एओर्टा फिर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। बच्चों गुड न्यूज ये है कि आपको ये हार्ट का डायग्राम जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी डायग्राम में मैं एक दो चीजें और लेबल करा दूंगी और एनसीईआरटी से डिमांड करूंगी कि थोड़ा रफ स्पेस भी हमको दे ताकि हम नोट्स बना सके। ठीक है, अब यहां राइट लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट को डिवाइड करने के लिए यहां पर एक सेप्टम प्रेजेंट है। तो सेप्टम क्या करता है बच्चों, इट डिवाइड्स राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल। इट डिवाइड्स राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। तो एट्रिया को भी यही सेप्टम डिवाइड करता है और वेंट्रिकल्स को भी यही सेप्टम यहां पर डिवाइड करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो इस डायग्राम में बना तो रखी है पर एनसीईआरटी ने लेबल नहीं कर रखी है, पर अपन उसे जरूर ध्यान में रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है।
That is the presence of valves. They are muscular flap-like structures which prevents the backflow of the ब्लड। जैसे आपकी पानी की टंकियों में या कूलर में एक वाल्व लगा रहता है बच्चों, जो कि वाटर के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, वैसे ही हार्ट के अंदर भी वाल्व्स प्रेजेंट है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे जब प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो आपको क्या याद रखना है, वाल्व आर द स्ट्रक्चर्स विच विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड उल्टे डायरेक्शन में ना वापस से चला जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हार्ट के पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, वाल्व्स प्रेजेंट है। राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं बच्चों ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ब्लू से लिख रही हूं तो याद रखना, ब्लू ऑलवेज डिनोट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट साइड लिखने के लिए ब्लू का इस्तेमाल करो, लेफ्ट को लिखने के लिए राइट का इस्तेमाल करो, तो याद रहेगा। लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है बच्चों बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। ये दो आपको याद रखनी पड़ेंगी बच्चों, ये दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी ने डायग्राम में दे रखा है तो लेबलिंग नहीं कर रखी है, बट यस वो आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। दो एक्स्ट्रा वाल्व्स मैं आपको बता रही हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, कंफ्यूजन ना रहे, और आगे आप 11th क्लास में बायो लेते हैं तो आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाए। आपको याद रखना है तो याद रखिए, अगर नहीं रखना है तो बस सुन लीजिए कि बाय चांस एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या पता सुनी हुई बात याद रह जाए। राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी एक वाल्व प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है राइट सेमील्यूनार वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में भी एक वाल्व प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है लेफ्ट सेमील्यूनार वाल्व। तो ये वाल्व्स है जो बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करते हैं बच्चों, जिसमें से ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, ये दो नाम आप बस रीड कर लो। ठीक है, यहां तक जो एनसीईआरटी ने बोला और समझाया ये पूरा पार्ट अपन कवर कर चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium. The left atrium relaxes when it is collecting the blood. It then contracts and the blood enters into the next chamber, that is the left ventricle. So जब left ventricle blood से भर रही है, it relaxes so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it relaxes. As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, dilates or it relaxes. This transfers the blood from the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. Since ventricles have to pump the blood into various organs, they always have thicker muscular walls than the atria do. Valve ensure that the blood does not
फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें से मेजर पार्ट बच्चों अपन यहां समझ चुके हैं और नोट्स बना चुके हैं। अब जो बात एनसीईआरटी बोल रही है उसको समझते हैं बच्चों। आप देखो यहां पर एनसीईआरटी ने क्या इंपॉर्टेंट बात बताई। एक तो एनसीईआरटी ने बोला, एक तो एनसीईआरटी ने बोला वैल्व्स की बात जो मैं आपको लिखवा चुकी हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी ने यहां पर बोली कि वेंट्रिकल्स as it has to pump blood to lungs or other parts of the body, so it will always have thicker walls देन एट्रिया। तो एट्रिया का मस्क्यूलेचर जो होगा, एट्रिया की जो वॉल्स होंगी बच्चों वो थिन होंगी इन कंपैरिजन टू वेंट्रिकल्स, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना है, इसीलिए उसकी वॉल्स जो होंगी वो ज्यादा थिक होंगी। अब इसमें भी अगर मैं आपको बोलूं तो ज्यादा थिक वॉल किसकी होगी बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स ज्यादा थिक होगी। क्यों होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक होगी, क्यों होगी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पूरी बॉडी के अंदर भेजना है और राइट वेंट्रिकल को सिर्फ लंग्स तक भेजना है। लंग्स जो है वो हार्ट के इधर साइड प्रेजेंट है तो पास ही है। वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत भारी काम करना है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करना है, इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकेस्ट मस्क्यूलेचर, उसकी वॉल सबसे ज्यादा थिक होगी। बट एट्रिया और वेंट्रिकल को कंपेयर करेंगे तो वेंट्रिकल की वॉल जो है वो एट्रिया के कंपैरिजन में थिक है। ठीक है, देखते हैं एनसीईआरटी ने जो बोला उसके फटाफट से नोट्स बना लेते हैं। When any chamber of heart is pumping blood, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इस कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है बच्चों सिस्टोल। When any chamber of heart is, when any chamber of the heart is receiving blood, it is relaxing, और इस रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट को बोला जाता है बच्चों डायस्टोल। ठीक है, सो यू हैव सिस्टोल, यू हैव डायस्टोल। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखनी है कि देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड जो है कभी भी मिक्स नहीं हो रहा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन जब राइट एट्रिया ब्लड रिसीव कर रहा है उसी टाइम पर लेफ्ट एट्रिया भी ब्लड को रिसीव कर रहा है। जब राइट एट्रिया अपना ब्लड राइट वेंट्रिकल में दे रहा है उसी समय पर जो लेफ्ट एट्रिया है वो अपना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर दे रहा है। दैट मींस एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एक साथ कर रही है और वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एक साथ कर रहे हैं। तो इसकी नोट्स बना लेते हैं, क्विकली नोट्स बन जाएंगे। बोथ एट्रिया relaxes and receives blood from superior and inferior वेना कावा। ब्रैकेट में लिख दो राइट एट्रिया फ्रॉम पल्मोनरी वेन, ब्रैकेट में लिख दो लेफ्ट एट्रिया। तो जब एट्रिया रिलैक्स कर रही है तो वो ब्लड से भर रही है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया है, दिस इज कॉल्ड एज एट्रियल डायस्टोल। एट्रिया क्या कर रही है, यहां पर रिलैक्स कर रही है। व्हेन बोथ एट्रिया आर full with blood,
they send the blood to respective chambers, and this contraction of atria is called as atrial. This contraction is called as atrial systole. When both the ventricles receives blood, they are also relaxed. When both ventricles are full with blood, they contract and pass the blood to their respective vessels. जैसे राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा के पास. सो दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर. इसको क्या कहा जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. और यही यहां पर एनसीईआरटी ने समझाया है. तो ये जो एनसीईआरटी ने 2 पैराग्राफ दिए हैं बच्चों, इसके पूरे नोट्स अपने यहां पर बन चुके हैं. तो ये आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया है बच्चों. तो आपको यहां पर अब घबराने की जरूरत नहीं है. सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. आगे चलते हैं. आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है? ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स. The separation of right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, कई बार एनसीईआरटी जो है सवाल पूछ लेती है that what is the importance of 4 चैम्बर्स. अलग अलग चैम्बर्स होने की क्या फायदे हैं कि देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये हाईली एफिशिएंट बनाते हैं मैमल्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म से. ठीक है. और यहां पर 2 ही ऐसे एग्जांपल्स हैं, एक है बर्ड्स और एक है मैमल्स. तो इनके पास ही 4 चेम्बर्ड हार्ट है. इसके नोट्स बना लो बच्चों ताकि याद रहे. मैं यहां लिख देती हूं, birds and mammals both have 4 chambered heart. ठीक है. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature of the environment. Such animals like amphibians and many reptiles have 3 chambered heart and have to tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood streams. Fishes, on the other hand, have only 2 chambers in their hearts, and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Thus, the blood goes only once through the heart in fish during one cycle of the passage
थ्रू द बॉडी, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। और हमारे केस में ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार जाता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। बच्चों तो यहां पर अब इसके नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो एनसीईआरटी ने बता दी हैं और लिखना जरूरी है। अब यहां पर देखो, नोट्स बनाते चले जाएंगे। Birds and mammals have फोर चेम्बर्ड हार्ट। तो जहां पर भी फोर चेम्बर्ड हार्ट होगा बच्चों, वहां पर क्या होगा, डबल सर्कुलेशन होगा। डबल सर्कुलेशन का मतलब ब्लड एंटर्स द हार्ट ट्वाइस। ब्लड जो है हार्ट के पास 2 बार जाता है। एक बार ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, और दूसरी बार वो होता है ऑक्सीजनेटेड। तो एक बार राइट साइड में जाता है डीऑक्सीजनेटेड और एक बार लेफ्ट साइड में जाता है ऑक्सीजनेटेड। ऐसे सर्कुलेशन को आप डबल सर्कुलेशन कहते हैं बच्चों। और यही यहां पर डायग्राम में एक्सप्लेन कर रखा है। देखो, ये वेन से, ये आपका बॉडी टिश्यू है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन की सहायता से पहुंच गया आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट पे, और ये हार्ट का लेफ्ट साइड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया आपकी लंग्स के पास, ऑक्सीजनेट होकर आ गया आपकी लेफ्ट साइड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आर्टरी से आपकी बॉडी तक पहुंचा। सो दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर डबल सर्कुलेशन। एनसीईआरटी आगे बोलती है कि ऑर्गेनिजम्स लाइक amphibians and reptiles have three-chambered heart. So there is mixing of oxygenated and deoxygenated blood. तो यहां पर जो सिस्टम होता है बच्चों वो कुछ ऐसा होता है, देखो। So there it is, the heart is like this. So they have right atria, they have left atria, but the ventricle is not divided. तो यहां पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहां पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां आकर क्या हो जाता है बच्चों, मिक्स हो जाता है। यहां पर आकर क्या हो जाएगा, ये ब्लड मिक्स हो जाएगा। देयरफॉर दे हैव टू सफर फ्रॉम इंटरमिक्सिंग ऑफ द ब्लड। बट इन केसेस ऑफ फिश, in case of fish there are only 2 chambers. So they have 2 chambered heart. अब इस 2 chambered heart में कैसा होता है बच्चों, देखो, चेंबर एट्रिया, लोअर चेंबर वेंट्रिकल। एट्रिया क्या रिसीव करेगा बच्चों, एट्रिया रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
ये चला जाएगा किसके पास? इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास, जो कि है गिल्स। गिल्स में ब्लड का क्या होगा? ऑक्सीजनेशन होगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल से कहां चला जाएगा बच्चों? बॉडी के पास चला जाएगा। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा? एट्रिया के पास पहुंचेगा। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये रिपीट होता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर ब्लड हार्ट के पास सिर्फ एक बार ही पहुंच रहा है। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। और एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे हार्ट को आप क्या बोलोगे? दिस टाइप ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज वीनस हार्ट। ऐसे हार्ट को आप क्या बोलोगे बच्चों? वीनस हार्ट बोलोगे, एज इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली। एज इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली। और ऐसे सर्कुलेशन को क्या बोल रहे हो आप? ऐसे सर्कुलेशन को आप बोल रहे हो बच्चों सिंगल सर्कुलेशन। एज ब्लड एंटर्स द हार्ट ओनली वंस। ठीक, यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकालेंगे अपन बच्चों। ऑल द ऑर्गेनिजम्स who have फोर चेम्बर्ड हार्ट, जो भी ऑर्गेनिज्म जिनका हार्ट फोर चेम्बर्ड है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? दे आर रिगार्डेड एज वार्म ब्लडेड। इनको क्या बोलेंगे? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है दे मेंटेन अ कांस्टेंट body temperature, whereas all organisms who have 2 or 3 chambered heart they are regarded as cold blooded organisms. They are regarded as कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। इनको कोल्ड ब्लडेड क्यों कहा जाता है बच्चों? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ फिक्स बॉडी टेम्परेचर। एग्जाम्पल अपन इजीली लिख सकते हैं। फोर चेम्बर्ड हार्ट में एग्जाम्पल्स में कौन आएंगे बच्चों? एव्स एंड मैमल्स। यहां पर आप लिख सकते हो एम्फीबियंस, और रेप्टाइल्स। तो ये कंप्लीट नोट्स बन गए आपके इस पैराग्राफ के, जो एनसीईआरटी ने यहां पर दिया हुआ है। कंप्लीट नोट्स है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज इसे प्रैक्टिस करिएगा। इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है, ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहां से बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आप सबने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखी होगी, अपने ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को, पेरेंट्स को, या आपके आंटी अंकल को ब्लड प्रेशर मेजर करवाते हुए। सो ब्लड प्रेशर
What is blood pressure? The force that blood exerts against the wall of a vessel is called as blood pressure. तो वो फोर्स जो ब्लड आपकी ब्लड वेसल पर लगा रहा है, उस प्रेशर को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर. This pressure is much greater in arteries than in veins. Very important. The pressure of the blood inside the artery during ventricular systole, that is contraction, is called as systolic pressure, and the pressure in the artery during ventricular diastole relaxation is called as diastolic pressure. So the normal blood pressure is, बच्चों, normal blood pressure is 120/80. ये normal blood pressure है जिसमें 120 represents your systolic pressure and 80 represents your diastolic pressure. अब आर्टरी का प्रेशर वेन्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो हम नापते भी किसका है? आर्टरी का प्रेशर नापते हैं. और उस आर्टीरियल प्रेशर में भी कितने प्रेशर से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और कितने प्रेशर से वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रही है, दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर. तो एक एवरेज वैल्यू निकल कर आती है, दैट इज 120/80. ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो ये वैल्यू याद करना इंपॉर्टेंट है. ऊपर का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक है, नीचे का ब्लड प्रेशर जो है बच्चों वो डायस्टोलिक है. ठीक है, ये सब है. आर्टरी पे अपन नापते हैं, ऐसा एक कफ टाई कर देते हैं, डॉक्टर स्टेथोस्कोप रखता है यहां पर और कुछ आवाज सुनता है, उसके हिसाब से वो ब्लड प्रेशर को नापता है. ठीक है, जहां पर साउंड स्टॉप हुई, जहां पर वॉइस ऑडिबल है. ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्फिग्नोमैनोमीटर. इसके ऊपर बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन आया है. हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन एंड इट इज कॉज्ड बाय constriction of arteriole which results in increased resistance to blood flow. It can result in rupturing of an artery or internal bleeding. तो यहां पर जो चीज याद रखनी है बच्चों, वो सीधी सीधी ये याद रखनी है that when blood pressure rises it results in hypertension. बीपी बढ़ गया, आप पढ़ते नहीं हो तो आपकी मम्मी कहती है ना, मेरा बीपी बढ़ा रखा है इस लड़के ने, मेरा बीपी बढ़ा रखा है इस लड़की ने. तो ये बीपी का बढ़ना इज हाइपरटेंशन. और ये क्यों होता है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स. आर्टीरियोल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, छोटी हो जाती हैं, तो ब्लड का प्रेशर उनके अंदर बढ़ता है. इसको आप कुछ ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक बहुत फ्लेक्सिबल सा रबर का पाइप है और उसके अंदर पानी जा रहा है और आप उसे जगह जगह पर दबा दो. ठीक है, तो पानी का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा. तो वो ही एग्जैक्टली हमारी आर्टरीज के साथ होता है एंड दैट इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन. और इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर आर्टरीज इंटरनली जो है वो रप्चर भी हो सकती है. सीरियस सिचुएशन कैन रिजल्ट इन डेथ ऑल्सो. आगे बात करते हैं यहां पर द ट्यूब्स विच इज द ब्लड वेसल्स. दो टाइप की ब्लड वेसल्स हैं बच्चों हमारी बॉडी के अंदर, आप जानते हो, बचपन से पढ़ रहे हैं. वन इज कॉल्ड एज द आर्टरी एंड द अदर इज कॉल्ड एज द वेन. अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है. एनसीईआरटी को सुनना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट. Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. Arteries के पास thick elastic walls present होती हैं. Veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart. They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead, they have valves that ensure that the blood flows only in one direction. Very important. अब यहाँ पर आगे पढ़ने से पहले बच्चों अपन यहाँ पर आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस बना लेते हैं ताकि अपने नोट्स फॉर्म हो जाएं और अपने को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. आर्टरी एंड वेन. तो सबसे पहला डिफरेंस अपन लिखेंगे, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. हमेशा ब्लड को
हार्ट से दूर लेकर जाती है। इस डेफिनेशन में बच्चों कोई भी एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी भी हार्ट से दूर लेकर जाती है ब्लड को। वेन्स में कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो यहां पर इस डेफिनेशन में कोई भी एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स ट्रांसपोर्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर एक्सेप्शन लिखेंगे, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लेकिन हार्ट से दूर। यहां पर लिखेंगे एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तीसरा, आर्टरीज जो है थिक वॉल्ड है, वेन्स जो होती हैं बच्चों थिन वॉल्ड है। ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर, ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर। यहां पे लिख सकते हो थिक वॉल्ड और इलास्टिक है, थिन वॉल्ड और इन इलास्टिक है। आर्टरीज जो होती है बच्चों हमेशा डीप सीटेड होंगी, बॉडी में अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगी, वेराज वेन्स जो है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट है, ऊपर ऊपर प्रेजेंट है। वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। यहां पर वाल्व्स एब्सेंट है। क्लियर? तो ये एक कंप्लीट आपका चार्ट हो गया, बोर्ड्स में ऐसा का ऐसा ही बनाया ना, आपके कोई मार्क्स कट नहीं करेगा। तो यहां पर ये नोट्स कंप्लीट हो गए बच्चों। आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स to bring the blood in contact with individual cell. The smallest vessels have walls which are 1 cell thick and are called as capillaries. Exchange of material between blood and the surrounding cells takes place across the thin wall. The capillaries then join together to form veins which convey the blood from the organ to the tissue. तो यहां पर एनसीईआरटी क्या बोल रही है बच्चों, देखो कि यहां से आर्टरी आई, यहां से आर्टरी आई, ये आर्टरी जैसे ही बॉडी सेल्स के पास पहुंचती है ये क्या करती है, एक नेटवर्क बना लेती है पतली पतली ट्यूब्स का, एक नेटवर्क बना लेती है पतली पतली ट्यूब्स का, और इस नेटवर्क को हम कहते हैं कैपिलरीज। ये कैपिलरीज वापस से जुड़ती हैं बच्चों और क्या बना लेती हैं, ये वेन्स बना लेती हैं, और वेन्स वापस से ब्लड जो है हार्ट के पास ले जाते हैं। तो ये हो गई आर्टरी, ये हो गई वेन, और ये हो गई कैपिलरी। तो कैपिलरी जो है वो माइन्यूट ब्लड वेसल्स है, बिल्कुल पतली पतली ब्लड वेसल्स है, जो कि किसके अराउंड प्रेजेंट है, हमारे बॉडी टिश्यू बॉडी सेल्स के अराउंड प्रेजेंट है,
और एक्सचेंज जो हो रहा है वो इन कैपिलरीज की मदद से ही हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात, स्टार लगाकर लिखेंगे। कैपिलरी जो है बच्चों थिनेस्ट ब्लड वेसल है, वन सेल थिक है और डिफ्यूजन के प्रोसेस में ये ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक, यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो एनसीईआरटी दे रही है, दैट इज मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स जो है बच्चों, ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, दैट दे आर क्लॉट फॉर्मिंग सेल्स। ये क्लॉट बनाने में मदद करते हैं और ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं। What happens if the system of tubes develop a leak? Think about situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a lot of pressure loss, which would reduce the efficiency of the which would reduce the efficiency of the working of the system. तो platelets जो हैं बच्चों, they are clot forming cells prevents the loss of the blood if large amount of blood is lost. It would result in fall in the pressure of blood also. So blood loss को प्रिवेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं बच्चों, क्लॉट बनाने के प्रोसेस में मदद करते हैं। ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, एक मेशवर्क ऑफ थ्रेड बनाने में मदद करते हैं इस तरीके से, जिसको हम कहते हैं फिब्रिन। ये फिब्रिन एक ऐसा मेशवर्क बना देता है, एक नेट बना देता है साइट ऑफ इंजरी पर, और इस मेशवर्क पर हमारी आरबीसीज जो है वो आके अटक जाती हैं। And this is how a clot is formed. So this is basically a clot. तो क्लॉट में क्या प्रेजेंट है बच्चों, फिब्रिन प्रेजेंट है जो कि एक प्रोटीन है प्लस आरबीसीज है। और ये क्लॉट जो है ये किसकी मदद से बनता है, ये क्लॉट जो है ये प्लेटलेट्स की मदद से बनता है। तो यहां तक क्लियर है बात? अब आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं लिम्फ की, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो लिम्फ, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, इट इज कॉल्ड एज द लिम्फ और इट इज कॉल्ड एज द टिश्यू फ्लूइड। सो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लिम्फ, द अदर नेम ऑफ लिम्फ इज टिश्यू फ्लूइड। तो यहीं पर लिख लो ताकि जब रिवाइज करो तो यहीं पर दिख जाए कि इसी को कहा गया है टिश्यू फ्लूइड। Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular space in the tissue to form tissue fluid or lymph. It is similar to plasma of blood, but it is colorless and contains less protein. Lymph drains into the lymphatic capillaries from intercellular spaces, which join together to form lymph vessels and finally open into larger veins. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains fluid from extracellular space back into the blood. तो यहां पर बच्चों लिम्फ के फंक्शंस देखो, और लिम्फ कैसे बन रहा है उसको अपन ब्रीफ में समझेंगे। बहुत डिटेल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है बच्चों, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको।
ठीक है, अब देखो यहां पर लिम्फ बनता कैसे है। मैंने आपको एक चीज पाथवे समझाया, ये आर्टरी है, ये डिवाइड होती है बच्चों नेटवर्क में, ये यहां डिवाइड हो गई, ये यहां पर वापस से जुड़ता है, कैपिलरीज वापस से जुड़ती हैं, वेन्स बनाती हैं, और ये वेन्स जो है ये वापस से कहां चली जाती हैं बच्चों, वेन्स चली जाती हैं हार्ट के पास। हार्ट ब्लड आर्टरी में डालता है और वेन से ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। इस प्रोसेस में बच्चों कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो कैपिलरी से लीक करता है, कैपिलरी से बाहर आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। यहां पर ये लिक्विड जो बाहर निकल कर आ गया, इसको हमने क्या बोला, टिश्यू फ्लूइड बोला। दिस लिक्विड विच ओजेज आउट इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। इस टिश्यू फ्लूइड से ऑर्गन के बीच में एक्सचेंज हुआ, जो भी लेना देना था वो सारा पार्ट यहां पर खत्म हो गया। कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो यहां से वापस पहुंच गया, ये ब्लड यहां से सर्कुलेट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि कुछ वॉल्यूम ऑफ ब्लड यहीं पर प्रेजेंट है, और इस वॉल्यूम को आपको मेन सर्कुलेशन में भेजना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये फ्लूइड जो कैपिलरी से ऊज आउट हो गया है, ध्यान से सुनो, वो फ्लूइड जो कैपिलरी से ऊज आउट हो गया है, लीक हो गया है, ये सर्कुलेशन का हिस्सा बनता है बाय फॉर्मिंग ducts which are called as lymph ducts या lymph capillaries। ये lymph capillaries जुड़ती हैं और बनाती हैं lymph duct, और ये lymph duct जो है ये ओपन कर जाती हैं इनटू लार्जर वेन्स। ये lymph ducts जो है बच्चों ये ओपन कर जाएंगी इनटू लार्जर वेन्स। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन मार्किंग्स करें बच्चों तो ये हो गई वेन्स, ये यहां पर हो गई आपकी लिम्फ डक्ट्स, ये हो गई यहां पर लिम्फ कैपिलरीज, ये है यहां पर आर्टरी, टिश्यू फ्लूइड, और ये पूरा टिश्यू फ्लूइड कहां ड्रेन हो रहा है, ये ड्रेन हो रहा है लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज जुड़कर बना रही है लिम्फ डक्ट, और लिम्फ डक्ट जो है वो वेन्स में जा रहा है, और पूरा सर्कुलेशन जो पूरा फ्लूइड है वो यहां पर क्या हो जाएगा, पूरा फ्लूइड का सर्कुलेशन जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा, पूरा वॉल्यूम जो है यहां पर मेंटेन हो जाएगा। तो यहां पर देखो एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। Through the pores present in the walls of capillary, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into the intercellular space to form tissue fluid or lymph. It is similar to plasma but it is colorless. तो lymph कैसा है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज साइड में ही लिख लेना, lymph is colorless, व्हाइट इन कलर है। प्लाज्मा जो होता है बच्चों वो होता है थोड़ा सा स्ट्रॉ येलो कलर का, पर लिम्फ कैसा है, कलरलेस। इट कंटेन्स प्रोटीन्स बट लेसर प्रोटीन्स इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा, बट इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, आरबीसी एब्सेंट है। ठीक है, अब लिम्फ ड्रेन्स टू form lymph capillaries. Lymph capillaries opens into large lymph vessels which finally opens into larger veins. Lymph carries digested food and absorbed fat from intestine and drains
एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ये फंक्शन ऑफ लिम्फ है बच्चों। दो ही फंक्शंस आपको याद रखने हैं यहां पर। पहला, लिम्फ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय के नीचे जहां पर ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट थी बच्चों, वहां पर एक लिम्फ कैपिलरी भी प्रेजेंट है, और वो लिम्फ कैपिलरी किसका ट्रांसपोर्टेशन करती है? फैट का ट्रांसपोर्टेशन करती है। और दूसरी चीज, लिम्फ का मेन काम है कि एक्सेसिव फ्लूइड को वापस से सर्कुलेशन का हिस्सा बनाना। इट ड्रेन्स एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ये हो गया इसका सेकेंड फंक्शन। तो यहां पर बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के कंप्लीट नोट्स अपन बना चुके हैं। पूरी एनसीईआरटी अपन लाइन टू लाइन डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी पार्ट पे डाउट है तो बच्चों प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं। डाउट्स मन में नहीं रखने हैं, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करना है मेरे साथ, साथ साथ में नोट्स बनाते जाने हैं, ताकि अब जब आप पढ़े तो ये आपकी फुल और फाइनल पढ़ाई हो। अब आपको इसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने की नीड पड़े।